Hello students, welcome to the another lecture of your solution chapter. Yes, so last class जो हमने आपका डिस्कस किया था वो हमने आपका ये ग्राफ के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था. ठीक है, यहीं पर हमने आपका स्टॉप किया था ना. और ये ग्राफ किसका था? हम बेसिकली नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे. नॉन आइडियल सोल्यूशन के आपके दो टाइप्स होते हैं. दैट इज अ सोल्यूशन दैट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड अ सोल्यूशन दैट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन. और हम नेगेटिव डेविएशन के बारे में पढ़ रहे थे. हमने इस ग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था. यहाँ पर आपका ग्राफ जो नीचे की तरफ टिल्टेड है, यहाँ नीचे की तरफ टिल्टेड है, तो ये हमने आपका एक चीज़ कंप्लीट की थी. हमने जो लेक्चर स्टॉप किया था वो यहाँ पर स्टॉप किया था कि हमको एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं. क्या डिस्कस करने हैं? हमको एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़, इस जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है और जो कि शो करता है नेगेटिव डेविएशन, उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल को अच्छे से समझना. अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मैं आपको आई मेक श्योर दैट आई विल डू ऑल द पॉसिबल थिंग्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सो आई विल ट्राई टू डू दैट. 1 minute स्टूडेंट्स. Actually here so much of network issues are there, so whenever the network connection is good, I used to record 3-4 videos. So these videos are coming continuously, so that's why I'm not getting time to drink water also. So that's what I'm continuously recording the videos, keep on recording the videos. Okay, so let it be. We'll start with example. तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम देखने वाले हैं दैट इज CHCl3. आपको पता है ये क्या है आपका? ये आपका बेसिकली क्लोरोफॉर्म है, राइट? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला यही होता है ना. ये बेसिकली क्या है? ये यही तो है. देखिए CHCl3 यही है. तो मतलब C एक हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, राइट? ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है, राइट? ये तो क्लोरोफॉर्म होता है. अब ये आपका क्लोरोफॉर्म है प्लस आपका एसीटोन है. क्या है? एसीटोन. एसीटोन का एसीटोन नहीं, ईथर. CH3 एक बॉन्ड है और CH3. तो आपको पता है ये तो ईथर होता है. बीच में एक ऑक्सीजन का एक सैंडविच बना देते हैं, राइट? ये आपका क्या होता है? ये आपका ईथर होता है. इतना अगर याद नहीं है तो आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया और ये आपका ईथर है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का सैंडविच है, 2 आपके एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट? तो ये ईथर है. इतना चीज पता चल गई. अब देखो मैं बताऊं आपको, CHCl3 प्लस CH3O CH3 ये एक तरह का ईथर है. आपको एक बात बता दूं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है? ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है. तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए. जैसे ये आपका यहाँ पर बताती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका कार्बन है CHCl3, राइट? दूसरा आपका है CH3OCH3, राइट? तो ये जो CH ये है, ये इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है. एक हाइड्रोजन है एंड 3 क्लोरीन है, Cl एंड Cl. आपको पता है क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट? क्लोरीन जो है आपका, फ्लोरीन जो भी आपके हेलोजेंस होते हैं, आपको पता है ना हेलोजन क्या होता है आपका? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, राइट? ये 4 एलिमेंट आपके हेलोजन कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? हेलोजेंस कहलाते हैं, राइट? क्या कहलाते हैं? हेलोजेंस कहलाते हैं, ठीक है? सो बेसिकली आपको पता है फ्लोरीन ये पूरा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या करेगा? ये क्लोरीन उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है? ये भी अट्रैक्ट कर लेगा. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यार कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा. जब इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, तो मतलब कार्बन के पास क्या चार्ज आ जाएगा? कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ले लिया उसमें से, तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इतना समझ में आया? अब देखो हाइड्रोजन एंड कार्बन में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? आपको पता है कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन. अब कार्बन और हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, राइट? तो कार्बन उससे कंपेयर टू, मैं क्लोरीन की बात नहीं कर रही हूँ, क्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन में आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है. तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा सा आपका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. अब हाइड्रोजन है, कार्बन क्या करेगा? कार्बन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा बिहेव करने लगेगा और कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने लगेगा. क्या करने लगेगा? कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने लगेगा. जब कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्या हो जाएगा? इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा. बातें अच्छे से समझो, ये हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? मान लो डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? अब क्या पॉजिटिव एक बार या 2 बार, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया. इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. अगर नहीं आता है आपको तो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर अच्छे से फिर से पढ़ लो, ठीक है?
नाउ नेक्स्ट आई हैव अपलोडेड इन यूट्यूब, तो आप उसको केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो. नाउ कम्स दिस CH3. ये CH3 का टोटल अरेंजमेंट कैसा होता है? एक आपका ये है, राइट. बेसिकली आपका क्या है? ये आपका ऑक्सीजन है, राइट. ये ऑक्सीजन है और सॉरी, दिस शुड नॉट बी, दिस इज CO, राइट. दिस शुड बी CO. ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, एंड दिस इज व्हाट, दिस विल बिकम योर एसीटोन. कार्बन having oxygen and this is CH3 and this is CH3. Now tell me what is this? This is not your ether, this is acetone. You know that, right? Acetone का क्या होता है? C double bond O. This is what acetone, right? And अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CH3 C double bond O OH, right? This is, so this one is acetone. Sorry, I by mistake I said ether. यहाँ पर CH3 C, यहाँ पर CO होना चाहिए, ठीक है? C. There should be one C left over here, okay? C, इसको मैं C बना देती हूँ यहाँ पर C, ओके. सो ये C हो गया, ये CH3 हो गया एंड ये CH3 हो गया. अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही कार्बन ने ले लिए, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को देगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है. हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो बन गया, ये जो बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड. और आपको एक चीज पता होगी कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. जो पहले इनके बीच में बॉन्ड था CHCl3 एंड CH3CO CH3, इसके बीच में जो पहले बॉन्ड था ये क्या था? ये आपका वैंडरवॉल फोर्स था. क्या था? वैंडरवॉल फोर्स था. वैंडरवॉल्स फोर्स, कुछ S और डैश यहाँ पे होता है. वैंडरवॉल फोर्स, वल्नरेबल फोर्स होता है इनके बीच में. पहले वैंडरवॉल फोर्स. वैंडरवॉल क्या होता है? एक वीक टाइप का फोर्स था. जब इनका इंटरेक्शन हुआ तो इनके बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया. एंड ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया? ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, इस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, राइट. तो इसमें क्या हुआ? देखो, इनिशियली क्या था? इनिशियली इनके वॉल्यूम नॉर्मल थे क्योंकि इनके बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्स था. जैसे ये दोनों रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाए तो क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. जब कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो वो कंपाउंड को टाइटली पैक करके रखेगा. टाइटली पैक करके रखेगा तो ये दोनों पास आ जाएंगे थोड़ा सा. जब पास आ जाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा. क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. ये डिक्रीज का सिंबल होता है ना, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है. एंड वॉल्यूम जब डिक्रीज कर जाएगा, हैंस जब वॉल्यूम नहीं ज्यादा है तो आपका प्रेशर, जो प्रेशर भी होगा वो ऑल्सो डिक्रीज कर जाएगा. आपको पता है वेपर प्रेशर पढ़ा है ना हमने, हम वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं ना. तो आपको पता है वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इवापोरेट होंगे, ज्यादा वॉल्यूम तो ज्यादा इवापोरेट होंगे, ज्यादा इवापोरेट होंगे तो ज्यादा प्रेशर बनेगा. अब वॉल्यूम ही कम है तो प्रेशर भी तो कम हो जाएगा. क्लियर? समझ में आई इतनी बात? तो किस पर डिपेंड कर रहा है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से वो लोग आपके वॉल्यूम कम हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे. वॉल्यूम श्रिंक हो जाएंगे. उसका मतलब क्या है? आपका क्या हो जाएगा? वैंडरवॉल, क्योंकि यहाँ पर वीक वैंडरवॉल फोर्स है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, उसकी वजह से प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा. और इसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से आपको नेगेटिव डेविएशन मिल रहा है, ठीक है. आपको ये जो नेगेटिव डेविएशन मिल रहा था ना, ये वाला, ये डॉटेड लाइन थी, ये नेगेटिव डेविएशन बिकॉज ऑफ इसकी वजह से मिल रहा था, ठीक है. इतना बातें समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे देखते हैं हम, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. एग्जाम्पल बहुत टाइम लग गया. अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या फंडा है, ठीक है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज CHX3, ठीक है. ये आपका C है, इसको याद रखना, इसको C है ये, ठीक है. जब आप खुद से नोट्स बनाओगे, मैं नोट्स भेजूंगी तो मैं इसको इसको करेक्ट करके भेज दूंगी. यहाँ पे C लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए C है ये, ठीक है. सो देखिए CHX3 प्लस ये देखो CHX3, X आपका कुछ भी हेलोजन हो सकता है, राइट. हेलोजन मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन का एलिमेंट हो सकता है. उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप. कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसका ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंटेनिंग ग्रुप के साथ हो रहा है. तो वो आपस में कंबाइन करके क्या बन जा रहा है? मान लो CH3 और ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बना रहे हैं. तो ये बना दे रहे हैं, ये भी आपका जो डेविएशन शो करेगा, ये जो कंपाउंड बना रहा है, इनके बीच में भी एक तरह का क्या हो जाएगा? एक तरह का ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा. कैसे क्रिएट हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि आप देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आपको पता होगा हाइड्रोजन किस किस के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट, फॉन
FON, फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इवन क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट बहुत मेन है, उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सो आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप इसके साथ रिएक्शन कराने से क्या होगा, ये आपको पता है, ये आपका अगेन ये आपका क्या है, ये आपका है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आपका जब भी क्लोरीन होगा तो क्लोरीन इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है इनके पास क्या होता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। नाइट्रोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ऑक्सीजन के पास 4 होती है, सॉरी नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन, और आपके पास ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। तो अगेन इन दोनों के बीच में पहले तो वीक फोर्सेस था, और जब ये बनाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाएगा। इस वजह से भी ये भी जिसकी वजह से जब स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाएगा इन दोनों के बीच में तो वॉल्यूम श्रिंक कर जाएगा, वॉल्यूम श्रिंक कर जाएगा, दैट्स पे ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में भी क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अगेन देखो नॉर्मल HCl के बीच में नॉर्मल बॉन्डिंग है हाइड्रोजन और HCl के बीच में, एंड H2O। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम फिर से श्रिंक कर जाता है। जब वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है इसलिए आपको नेगेटिव डेविएशन मिलता है। तो याद रखो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी HCl ले लो, HI ले लो, वाटर के साथ H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि इस केस में क्या हो सकता है, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। जैसे ही वाटर में डाला थोड़ा डाइल्यूट हो गए, थोड़े डिजोल्व हो गए, थोड़े दूर दूर चले गए, राइट। तो इनके बीच में वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है। तो इस तरह से हम फैक्टर्स हैं जिसपे रोल प्ले करता है। आपको बस बेसिकली एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एक तो आपको ये वाला एग्जाम्पल याद रख लेना है कि जब आपका कुछ क्लोरीन वाला कंपाउंड हेलोजन कोई हेलो एल्केन्स आपका जब रिएक्ट करता है किसके साथ, कीटोन के साथ, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। वैंडरवॉल, उसमें वैंडरवॉल फोर्सेस वीक होती हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो वो वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो आपका क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करने को मिलेगा। सेम आपका हेलोजन कभी कोई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से होता है, रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, राइट, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये पहले इंटरेक्शन शो कर रहे थे वो वीक इंटरेक्शन था, अब जो इंटरेक्शन शो हो रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। इस केस में आपकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो आपको नेगेटिव तो डेविएशन मिलेगा, राइट। सो इसलिए जब भी हम लोग HCl या फिर कोई भी एसिड को वाटर में डालते हैं तो उनके बीच में और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है, ठीक है, इतना याद रखो। उसकी वजह से वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है एंड जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, नेगेटिव डेविएशन मिलता है। इतनी बात याद रख लो, सबके लिए सेम ही फंडा है, ठीक है। नाउ शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, यस, विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो थिंक ओवर इट। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार मुझसे फिर से पूछ लेना, बट एग्जाम्पल आपको एकदम बाई हार्ट नहीं करने, आपको बस एग्जाम्पल फॉर द सेक याद रखने की ये एग्जाम्पल देख के आप बता सको, अच्छा ये किसकी बात करी है, तो नेगेटिव डेविएशन की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, तो नेगेटिव डेविएशन की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, तो नेगेटिव डेविएशन की बात हो रही है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन की बात हो रही है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट दी व्हाट, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग दी पॉजिटिव डेविएशन। अब हम उसकी बात करने वाले हैं जहां पर आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नाउ सिंपल, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो ये सेम ऑपोजिट होगा किसका, ये सेम ऑपोजिट होगा आपका नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले का, राइट। यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो ये सेम आपका क्या होगा, ये एकदम उसका ही ऑपोजिट होगा जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। 1 मिनट। ओके, यस, तो ये क्या करेगा, ये उसका ही डेविएशन शो करेगा। ओके, so we'll start with this particular question. Okay, yes, okay, non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law. तो non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है आपको पता है, जो टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया जाएगा किससे, एक्सपेरिमेंट से या फिर आपके कोई अपैरेटस से, मैनोमीटर से, तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा रैदर देन जो राउल्स लॉ से प्रेशर कैलकुलेट किया जाएगा, तभी वो आपका क्या होगा, शो करेगा, क्या वो आपका शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मींस जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है टोटल प्रेशर की, जो कि एक्सपेरिमेंट से बोल लो या फिर मैनोमीटर से बोल लो, वो ज्यादा होगी किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से, जो राउल्स लॉ के, ठीक है। इवन इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ PA जो कि ऑब्जर्व किया गया है किससे, एक्सपेरिमेंट से, मैनोमीटर से, वो भी ज्यादा होगा आपके इंडिविजुअल राउल्स लॉ के प्रेशर से। इन द सेम वे जो ऑब्जर्व किया गया है
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो कि एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया है, वो भी ज्यादा होगा आपका। इंडिविजुअल भी, मतलब इंडिविजुअल भी ज्यादा होंगे और साथ में टोटल भी ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। नाउ शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्या होगा आपका डेल्टा वी मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो सिंपल एज दैट, डेल्टा वी मिक्सिंग आपकी क्या होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग आपकी ग्रेटर होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेक्शन बिटवीन ए है एंड इंटरेक्शन बिटवीन बी है, दैट इज ग्रेटर देन इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। मतलब ये डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ ए और ए, यहाँ पर ए डैश मार दो, ये ए जो इंटरेक्शन है ए के अंदर एंड जो इंटरेक्शन है बी के अंदर, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी। ठीक है, जब ने इन दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ, इनके बीच में वीक इंटरेक्शन हो गई। जब इनके बीच में वीक इंटरेक्शन हो गई तो क्या हो गया, इनका जो बॉन्ड हो गया वो वीक हो गया। ठीक है, वीक इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो जब इंटरेक्शन स्ट्रांग होती है तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, राइट, डिक्रीज करता है। तो ए की जो इंटरेक्शन थी वो स्ट्रांग थी, बी की इंटरेक्शन भी बहुत स्ट्रांग थी। जैसे इन दोनों को सॉल्यूशन बना के मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, ए बी जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे उनकी इंटरेक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। जब उनकी ज्यादा इंटरेक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत पास में खींच के रखेंगे, नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली नॉट रखेंगे, राइट। क्यों रखेंगे, तो उनके मॉलिक्यूल्स में इतनी ज्यादा गहरी इंटरेक्शन नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इतनी ज्यादा पासली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा। जब डिस्टेंस रहेगा तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो मतलब जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, जो वॉल्यूम मिक होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ग्रेटर देन 0। क्या होगा आपका, वो आपका होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, वो आपका होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ विल गो टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज द डेल्टा एच मिक्सिंग का पॉइंट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग। तो इन द सेम वे जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी आपका क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जो हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है वो बॉन्ड्स को, क्योंकि अब देखो मैंने क्या बोला, ये इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है और इसके बीच में वीक इंटरेक्शन है। नाउ जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे ये लोग अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, राइट। इनको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तभी तो इनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन टूटेगा, राइट। इनको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तभी तो इनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन टूटेगा। अब बताओ, इस बॉन्ड, ये जो वीक इंटरेक्शन है, इस बॉन्ड को बनने के लिए ज्यादा तो सप्लाई नहीं चाहिए ना हीट का, ज्यादा हमको हीट देनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो वीक इंटरेक्शन है। थोड़ा सा हीट देंगे तो भी तो ये बॉन्ड बन जाएगा। जब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होता है तो ज्यादा हमको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो इनके बॉन्ड में, क्योंकि वीक इंटरेक्शन है, ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी। यहां पर हमको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमको ये बॉन्ड को तोड़ना है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी। तो वही लिखा है यहाँ पर भी, डेल्टा एच जो है वो आपका क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा डेल्टा एच मिक्सिंग। क्यों होगा 0, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी, जो बॉन्ड है उनका इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए वो जो हीट है वो ज्यादा लगेगी रेदर देन द हीट जो कि रिलीज हो रही है, किस लिए, जो फॉर्म होने के लिए ए बी। क्योंकि ए बी एक कोई बहुत बड़ा इंटरेक्शन तो है नहीं, वही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, तो उसके लिए हीट ज्यादा रिलीज होगी, सॉरी कम रिलीज होगी। नॉर्मली हमेशा हीट ज्यादा रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको पता है हीट रिलीज होती है एंड बॉन्ड ब्रेकिंग में हमको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये बात याद रखो, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बॉन्ड जब बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, देन हीट विल रिलीज, बॉन्ड ब्रेकिंग वी हैव टू सप्लाई द हीट। सो दैट्स व्हाट, हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ए एंड बी इज ग्रेटर देन हीट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी। तो इतनी बातें अभी तक यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज the formation of force of attraction. now force of attraction, हम इंट्रैक्शन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता ही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, ए के बीच में। देख लो ये जो ए है, यहाँ पे हमने बोला था ना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, राइट, सेम ही तो है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आपका ए एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी इज एक्चुअली व्हाट, इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। मीन्स ए एंड बी का इंटरेक्शन आपका ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी रेदर देन ए बी के अंदर। ठीक है, तो ये ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर, एंड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। एंड जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब मॉलिक्यूल्स विल इजिली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। क्या होगा, जब देखो एक और चीज आप याद रखो, जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये इजिली क्या होंगे, वेपर बन जाएंगे, इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा इनको वेपर बनाने के लिए। बट अब इनके बीच में वीक इंटरेक्शन है ना, इनके बीच में वीक इंटरेक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो
इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूल विल इजिली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज समझ में आ गया, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा हमको ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो। बट जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो आपको हीट भी कम देना पड़ेगा और मॉलिक्यूल इजीली आपके वेपर में बन जाएंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इज द ग्राफ। हम इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ आपको पता है, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। सेम ग्राफ होगा। कैसे? देखो, ये आपको पता है, आपको ये प्योर सोल्यूशन बी है, ये प्योर आपका ए है। इस प्योर का मैक्सिमम पॉइंट पी नॉट ए ये है एंड इस प्योर ए का मैक्सिमम पॉइंट पी नॉट ए ये है, ठीक है। तो ये सब तो आपको एक्सप्लेनेशन पहले से ही पता है, जो मैं बताती रहती हूँ। ये कॉम्पोजिशन है, ये पार्शियल प्रेशर होता है इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे आपको पता है। जबकि प्योर बी है तो मतलब सिर्फ बी का ही कॉम्पोजिशन है, ए का कॉम्पोजिशन है ही नहीं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन है ही नहीं। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन टोटल कितना होता है? 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक पहले से 1 है तो मतलब एक्स ए क्या होगा? 0। धीरे धीरे ए का कॉम्पोजिशन बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे ए का कॉम्पोजिशन बढ़ने लगेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब सिर्फ प्योर ए बचेगा। जब प्योर ए बचेगा तो उसका मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपका 1 बन जाएगा एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका 0 हो जाएगा और ये आपका पी नॉट ए आपका पी नॉट बी है, ठीक है। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, राइट। नाउ तो इस केस में क्या हो रहा है? बेसिकली राउल्स लॉ के हिसाब से हमारा ये जो डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी। ये डॉटेड लाइन किसका है? प्रेशर। ये पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एंड ये जो डॉटेड लाइन है पीबी की, इसका ये होगा पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। बट क्या हो रहा है यहां पर? आपको पता है जो टोटल प्रेशर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रेशर भी वो ग्रेटर देन राउल्स लॉ के प्रेशर से है। वो राउल्स लॉ का जो प्रेशर से प्रेशर आ रहा है, जो इंडिविजुअल प्रेशर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, वो ग्रेटर है वो प्रेशर देन राउल्स लॉ के प्रेशर से। इंडिविजुअल फॉर ए फॉर बी ये ग्रेटर आ रहा है, राइट। ए के लिए भी ग्रेटर आ रहा है, बी के लिए भी ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, जो टोटल प्रेशर जो है वो भी ग्रेटर आ रहा है राउल्स लॉ के टोटल प्रेशर से। तो इस केस में क्या हो गया? होना चाहिए था ये, बट बिकॉज जो प्रेशर वो है, टोटल प्रेशर भी ग्रेटर आ रहा है, तो इसलिए ये वाला टोटल प्रेशर, ये पॉजिटिव डेविएशन। देखो नीचे था तो नेगेटिव बोल दिया, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी ये है डॉटेड लाइन, उससे ऊपर जा रहा है इसलिए हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं। ये देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, इससे ऊपर जा रहा है तो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, इससे ऊपर जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि उसको पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नाउ कम्स दी हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने उसमें समझा था, उसमें हमने बताया था कि वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का एग्जाम्पल लिया था कि पहले आपके रिएक्टेंट में आपके वीक फोर्सेस थे, प्रोडक्ट जब बन रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंपाउंड है वो कंप्रेस कर जा रहा है, उसकी वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जा रही है। वॉल्यूम डिक्रीज कर जा रही है इसलिए वॉल्यूम लेस आ रही है, उनकी इंट्रैक्शन डिक्रीज कर जा रही है, इसलिए आपका डेल्टा एच जो मिक्सिंग भी लेस देन 0 हो रहा है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लेस देन 0 हो रहा है, प्रेशर भी आपका 0 हो रहा है, ठीक है। ये सब आपका, क्योंकि वेपर भी आपके कम निकल रहे हैं तो वेपर का प्रेशर भी तो कम होगा, राइट। अब हम इसमें आपका पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पढ़ना है, तो इसके एग्जांपल्स को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहला एग्जांपल इज वाटर प्लस बेंजीन। अब देखो वाटर क्या है आपका, इसमें एक चीज याद रखो, उसमें क्या था आपका वीक इंट्रैक्शन था और बन रहा था स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। यहां पर आप ऑपोजिट चीजें लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर ले लिया और आपने बेंजीन ले लिया। आपको पता है C6H6 क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है। C6H6 आपका किसका फॉर्मूला होता है? आपके बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है। अब ये क्या है? H2O एंड दिस इज व्हाट CH2, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन लिखा है आपको पता है H2O क्या होता है आपका? पोलर होता है। क्या होता है आपका? पोलर होता है। एंड बेंजीन क्या होता है आपका? बेंजीन आपका होता है नॉन पोलर। आपको ये बात अच्छे से पता होगी। जो हाइड्रोजन H2 होता है, इसके अंदर क्या होता है आपके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सबको पता है, राइट। वैसे ही जो C6H6 होता है, जो आपका बेंजीन होता है, उसके आपके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं। एक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, एक के अंदर वीक। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? इनके बीच में, हाइड्रोजन एंड बेंजीन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो कंपाउंड, एक पोलर था एक नॉन पोलर था, ऑब्वियसली उनके बीच में अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा ना। पोलर के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पोलर नॉन पोलर के बीच में तो अट्रैक्शन नहीं होगा। ये तो बिल्कुल नॉन पोलर है। ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, ये मिक्स कर दिया किसके? वीक वैन डर वाल फोर्स के साथ, जिनके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स थी। इसकी वजह से क्या हुआ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, उसका मतलब क्या है? आपका इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी डिक्रीज कर गया। इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी डिक्रीज कर गया मतलब वॉल्यूम जो है
जो आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग है वो ग्रेटर होगी, राइट, ग्रेटर होगी, क्योंकि ये इसकी वॉल्यूम, ये जब सेपरेट थे तो इसकी वॉल्यूम, इसका जो इंटरेक्शन था बहुत स्ट्रांग था, तो इसकी वॉल्यूम क्या थी, लेस थी, राइट। सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगी, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इसकी, ये बहुत पास में टाइटली पैक थे तो इनकी वॉल्यूम इंक्रीज थी। ये भी थोड़ा पोलर है आपस में, तो इनके बीच में वीक वेंडरवॉल फोर्स तो थे, पर भी ये भी टाइटली पैक थे। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करके सॉल्यूशन बनाए तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर गया। जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो मतलब अब ये कंपाउंड्स को बहुत टाइटली पैक करके नहीं रखा हुआ है, आपस में एकदम टाइटली पकड़ के नहीं रखा हुआ है ना कंपाउंड को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आपस में कंपाउंड्स को टाइटली पकड़ के नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर हैं, मतलब इनके जो बीच में जो डिस्टेंस है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गई, मतलब सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज कर गई। इसलिए जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो आपकी इंक्रीज हो जा रही है, ग्रेटर देन 0 है। इन द सेम वे यहाँ पर जो एनर्जी है देनी पड़ रही है, हीट जो सप्लाई, इसकी जो हीट की सप्लाई है वो क्या है आपकी, ग्रेटर है। क्या है, ग्रेटर है देन दैट ऑफ व्हाट, देन दैट ऑफ आपका किसकी सप्लाई के साथ, देन दैट ऑफ दिस कंपाउंड सप्लाई। यहां पर देखो हीट इसमें ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज मोर देन दैट ऑफ द हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। बिकॉज क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या है, मॉलिक्यूल पास में पास दूर और चले जाएंगे, दूर और चले जाएंगे तो उनको फॉर्म होने में भी ज्यादा तो एनर्जी और हीट चाहिए नहीं रहेगी ना, आराम से बन जाएंगे। वीक इंटरेक्शन को बनने में ज्यादा टाइम लगता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को बनने में ज्यादा टाइम लगता है। सो आई थिंक इसको एक्सप्लेन करते करते यस, सो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।